हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि समान नागरिक संहिता की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो समान नागरिक संहिता को अपने यहाँ लागू करेगा। तो इसकी कवायद हालांकि पहले से चल रही थी और मैनिफेस्टो में भी ये था कि अगर भाजपा गवर्नमेंट आती है उत्तराखंड में तो वो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने राज्य में लागू करेगा। अब इसके लिए एक विशेष समिति भी बनाई गई थी। वो समिति बनाई गई थी जो जस्टिस हैं रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में। उन्होंने रिपोर्ट 2 फरवरी को यानी कि कल राज्य सरकार को सौंप दी है और आज 3 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और संभवतः उसे पारित कर दिया जाएगा और उसके बाद ये नियम लागू हो जाएगा समान नागरिक संहिता वाला। इसमें कुछ संस्तुतियां दी गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम जो प्रमुख हैं। जैसे कि तलाक व तलाक के बाद भरण पोषण को सभी धर्मों में एक कानून की संस्तुति दी गई है। यानी कि अगर तलाक होता है तो जो भरण पोषण जो महिला को मिलेगा वो सभी धर्मों में समान रूप से दिया जाएगा। प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां इस कानून से रहेंगी बाहर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से अनुसूचित जातियों को बाहर रखा गया है। सभी धर्मों में विवाह की जो आयु है वो लड़की के लिए 18 वर्ष कर दी गई है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी धर्म हो, 18 वर्ष कर दी गई है। हालांकि केंद्र में इसे 18 से 21 करने की बात कही जा रही है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए आवश्यक होगा पंजीकरण। अगर लिव इन रिलेशनशिप में कपल रहना चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पुलिस को जानकारी देनी होगी। बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त, एक पति एक पत्नी का नियम होगा सभी धर्मों पर लागू। हालांकि हिंदुओं में तो प्रायः ये नियम है, मुस्लिम पक्ष के लिए ये नियम बनाया गया है कि अब जो बहुपत्नी यानी एक से ज्यादा शादियों वाला कानून जो नियम है वो खत्म हो जाएगा और एक ही शादी करनी होगी। कानून तोड़ने वालों के लिए सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। अन्य धर्म या जाति में विवाह पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो उसके जो अधिकार हैं अपने मायके में वो समाप्त नहीं होंगे। वो जो कानून के द्वारा उसे अधिकार मिले हुए हैं वो यथावत रहेंगे। तो ये इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की कुछ प्रमुख बातें हैं जो अब लागू होने जा रहा है और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है विपक्षी गठबंधन के सारे नेता। ये स्टेटमेंट दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने। उन्होंने राष्ट्रपति का जो अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है उस पर चर्चा के दौरान वो बोल रहे थे। सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां गिनाकर जताया कि मई में फिर से मोदी ही आ रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री जो चेहरे को लेकर विपक्ष में खींचातान मची हुई है क्योंकि हर कोई उस पक्ष में प्रधानमंत्री बनना चाहता है, चाहे ममता बनर्जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो और राहुल गांधी हो या फिर शरद पवार हो। जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जो कि संभव नहीं है और देश की जनता इन चीज़ों को समझ रही है। केंद्र सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हर वर्ग का समावेशी विकास हुआ है। बघेल ने यह भी बोला कि अगर जैसा कि पिछली गवर्नमेंट में आज तक होता आया है तो गरीबी हटाओ जैसे नारे जो कांग्रेस ने लगाए थे, अगर इंदिरा गांधी को लेके टारगेट कर रहे थे ये बघेल कि अगर इंदिरा गांधी ने जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया था, अगर उन्होंने गरीबी को हटा दिया होता तो आज मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता ना होती, लोग भूखे ना मरते। तो कहीं ना कहीं नियत में खोट था, इसीलिए अभी तक भारत में गरीबी नहीं हट पा रही है और जो हमें विरासत में गरीबी मिली है उसको दूर करने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, ज्ञान व्यापी में पूजा पर रोक नहीं। जिला जज के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष को तत्कालिक राहत नहीं, क्योंकि ये पिटीशन लेकर
इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी के मूल आदेश को चुनौती दे। मूल आदेश क्या था कि ये मंदिर था। इसी आदेश के तहत वाराणसी जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानव्यापी तलगृह के रिसीवर। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 6 फरवरी निर्धारित की है। हालांकि माहौल वहां इसलिए थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया है ज्ञानव्यापी में, क्योंकि कल आपको ये बता दें सबसे पहले कि 7 दिन का समय दिया था कि वहां पर पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाए, लेकिन कल रात में 1:30 बजे ही ऐसी व्यवस्था कर दी गई पूजा अर्चना की। और जो कोषागार वाला कक्ष था वहां पर जो मूर्तियां रखी गई थी, उन मूर्तियों को लाकर तहखाने में उनको विराजमान किया गया। फिर गंगा से उसे स्नान कराया गया, पूजा अर्चना की गई, लाइट की व्यवस्था तत्काल की गई। 3:30 बजे आरती स्टार्ट हो गई थी रात में, जो भोर होती है उसमें 3:30 बजे आरती स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हुआ क्या, जब मॉर्निंग हुई 5 साढ़े 5 बजे और जब मुस्लिम पक्ष वहां पहुंचा नमाज के लिए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। अब तनाव की स्थिति हो गई क्योंकि नमाज के लिए रोक दिया गया। अभी तक नमाज वहां होती थी, लेकिन जब इसको रोक दिया गया था, सर्कल कर दिया गया था कि अब यहाँ पर अभी जांच चल रही है, तब तक कुछ ना पूजा होगी ना नमाज होगी। तो जब पूजा हो सकती है तो नमाज क्यों नहीं हो सकती है, इस बात को लेकर वहाँ तनाव की स्थिति बन गई थी। हालांकि अब 6 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन पूजा स्टार्ट हो गई है। 5 टाइम की आरती इसमें होगी। सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष के दिनेश पाठक ने जिला जज के 17 जनवरी 2024 को पारित मूल आदेश को चुनौती न देकर 31 जनवरी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई की योग्यता पर आपत्ति जताई। इस पर मस्जिद पक्ष की ओर से अपील संशोधित कर 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने की अनुमति मांगी गई। सुरक्षा संबंधित सवालों पर महाधिवक्ता अजय मिश्र ने कहा कि अदालत के आदेशानुसार जो जिलाधिकारी वाराणसी हैं उन्होंने कानून व्यवस्था कायम रखेंगे। कोर्ट में अगली सुनवाई की तिथि 6 फरवरी तय की गई है। तलगृह लाए गए 8 विग्रह। देखिए, ज्ञानव्यापी तलगृह में गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में व्यास पीठिका के निकट स्थापित देव विग्रहों की नियमित राग भोग पूजा आरती शुरू हो गई। कोषागार में जमा कराए गए 8 विग्रह पूजा के लिए लाए गए। अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह 5 पहर राग भोग पूजा आरती का क्रम आरंभ हो गया है। भारी सुरक्षा के बीच ज्ञानव्यापी में हुई जुम्मे की नमाज। बाद में फिर नमाज की अनुमति दी गई, लेकिन भारी सुरक्षा के साथ। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट का हेमंत की याचिका पर विचार से इनकार। देखिए, कोर्ट ने हेमंत सोरेन से राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा और हाईकोर्ट भी संवैधानिक अदालत सुनवाई में सक्षम, ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और ये गिरफ्तारी के खिलाफ इनके वकील जो है कपिल सिब्बल, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पहले तो ईडी के सम्मन को चुनौती दी थी, लेकिन जब ईडी ने 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। सोरेन की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय विशेष पीठ का गठन किया था। हालांकि इन्हें जमानत नहीं मिली है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें भेजा गया है। अभिभाषण पर बहस में नहीं दिखी सांसदों की रुचि। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो औपचारिक बिगुल बजने में भले ही कुछ सप्ताह की देरी हो, मगर सांसदों की रुचि अब संसद की बहस में नहीं बल्कि चुनावी सियासत में दिख रही है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बजट सत्र के तीसरे ही दिन सदन खाली खाली दिखने लगा। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 1/4 सदस्य भी मौजूद नहीं थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बेशक बहस में एक दूसरे पर तीखे तंज और शब्दों के बाण चलाए, मगर इस दौरान भी सदन में माननीयों की मौजूदगी का अधिकतम आंकड़ा 70 से 80 को पार करता नजर नहीं आया। अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत भाजपा की हिना गावित ने किया और सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान सदन में विपक्ष के 30 से 32 से ज्यादा सांसद मौजूद नहीं थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि केजरीवाल ईडी के सामने फिर से नहीं हुए पेश और अब संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है अवमानना के लिए। जिस तरीके से ये ईडी की नोटिस को मना कर रहे हैं, सामने पेश होने से मना कर रहे हैं।
इस न्यूज़ में और कुछ नहीं है जिसको डिस्कस करें। एम्स में नए ओपीडी ब्लॉक का होगा विस्तार, बनेगा नया बहुमंजिल भवन। शिल्पकारों, हथकरघा कारोबारियों के लिए बड़ा मंच है सूरजकुंड मेला, द्रौपदी मुर्मू। देखिए 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तशिल्प मेला है उसकी शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने सांस्कृतिक विविधता, परंपरा, नवीनता का उत्सव बताया है इसे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ किया शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को शिल्पकारों व हथकरघा व्यापारियों के लिए एक बड़ा मंच बताया है। उन्होंने कहा कि यह मेला हमारी सांस्कृतिक विविधता, परंपरा, नवीनता का उत्सव है और हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ने का प्रभावी मंच भी है। राष्ट्रपति शुक्रवार को 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के शुभारंभ अवसर को संबोधित कर रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ द्वीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया और यह हर साल मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट न्यूज है कि संसद में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर हंगामा हो गया। देखिए डीके सुरेश ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अलग दक्षिण देश की जरूरत है। राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि देश की संप्रभुता को चुनौती देना बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस माफी मांगे। सीतारमण ने कहा यह कांग्रेस की विभाजनकारी सोच है। खड़गे ने दी सफाई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक हैं और एक रहेंगे। पार्टी कभी भी ऐसे मुद्दों को समर्थन नहीं करती है। लोकसभा में भी हंगामा इस बात को लेकर हुआ था। देखिए संसद के दोनों जो सदन हैं उसमें शुक्रवार को कांग्रेस के लोकसभा जो सदस्य हैं डीके सुरेश के उस बयान को लेकर हंगामा हुआ जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत का अलग देश बनाने की बात कही थी। राज्यसभा में नेता सदन व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसे विभाजनकारी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जवाब में पहले तो नेता विपक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ने दूसरे सदन का विषय बताकर इससे बचने की कोशिश की, पर बाद में कहा कि कोई भी देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। मैं खुद कहूंगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक हैं और एक रहेंगे। उन्होंने कहा सुरेश का जो मामला है वो लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये उनका निजी बयान है और वो भी गलत है क्योंकि कांग्रेस इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। भारत जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है, एक रहेगा, उसकी अखंडता है और उसे कोई विभाजित नहीं कर सकता। नेक्स्ट न्यूज़ है एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति के लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं है। देखिए सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि एक साथ एक चुनाव पर जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है उसके लिए कोई जो टाइम बॉन्ड नहीं है, यानी कि उसकी अभी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि तब तक आपको ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रश्न के लिखित उत्तर में ये कहा कि एक देश एक चुनाव पर समिति को राजनीतिक दलों से अब तक 35 प्रतिक्रियाएं मिली हैं। समिति का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ था और अभी तक इसमें 2 बैठकें हो चुकी हैं। लोगों से भी आपत्तियां मांगी गई थी या फिर सुझाव मांगे गए थे। उसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी थी जिसमें 3000 से ज़्यादा सुझाव रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुए हैं। इसमें यह बताया कि इस समिति का जो फोकस है वो ये है कि किस तरीके से एक देश एक चुनाव हो सके, वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें चुनावी खर्चों को रोकना, समय की बर्बादी को रोकना, सुरक्षा बलों का ध्यान देश की सेवा में लगना, सुरक्षा में लगाना और जो अव्यवस्था में फैल जाती है उसको भी इसमें रोकना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो इसमें बताया जा रहा है कि समय की जो बर्बादी होती है और जो रुपए की बर्बादी होती है उसको रोकना सबसे बड़ा लक्ष्य है। और अगर ये रिपोर्ट संस्तुति देती है कि हाँ ये चुनाव हो सकते हैं तो संभवतः 2029 के जो चुनाव होंगे वो एक साथ होंगे। उसमें होगा क्या कि जिन विधानसभा का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है 2029 से, उन्हें 6 महीने से 1 साल का विस्तार दिया जा सकता है और जिनका कार्यकाल 2030 में खत्म हो रहा है उनके कार्यकाल को
6 महीने कम या फिर 1 साल कम किया जा सकता है। इस तरीके से 2029 में एक देश एक चुनाव हो सकते हैं। आज़ादी के बाद से 1967 तक ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन 67 के बाद जैसे राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया या फिर सरकार भंग हो गई, इस वजह से ये व्यवस्था पूरी नहीं चल पाई और 67 के बाद से भंग हो गई, अलग अलग चुनाव होने लगे। तो देखिए इस ये जो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाया गया है जिसमें क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, किस तरीके से ये व्यवस्था लागू होगी, विधानसभाओं की स्थिति क्या होगी, किसका क्या रोल होगा, कैसे पैसे बचेंगे, कैसे समय बचेगा, इन सभी टॉपिक्स को लेकर एक वीडियो बनाया गया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक 2024 सेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि लोकतंत्र को शाही दरबार नहीं बनने देंगे। कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने ये बात बोली है। सत्ता पक्ष के उपलब्धियों के दावे को खारिज करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री पर आम आदमी की समस्याओं से दूर होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की लाभार्थी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, वहीं बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई व न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्षरत किसानों की आवाज की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं के विरुद्ध केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र पर शिकंजा कसा जा रहा है। गोगोई ने कहा कि भाजपा देश को एक व्यक्ति की दैवीय शक्ति से चलाने का प्रयास कर रही है और मगर देश इससे नहीं संविधान से चलता है। विपक्ष बिना डरे लोकतंत्र को कमजोर करने और लोकतंत्र को शाही दरबार बनाने से रोकेगा, बचाव करेगा। यानी कि वहाँ यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो नीति है उसका विरोध कर रहे थे। युद्ध पोतों पर महिला जो कर्मियों की हो रही है नियुक्ति, अजय भट्ट। देखिए सरकार ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा में कहा कि महिला कर्मियों को युद्धपोत पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसके साथ ही नौसेना में विशेष नौसेना वायु संचालन अधिकारी के रूप में महिलाओं की नियुक्ति हो रही है। हालांकि इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि महिला अधिकारियों को मेडिकल और डेंटल कोर के साथ साथ सैन्य नर्सिंग सेवा के अलावा सेना की 12 शाखाओं और सेवाओं में स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। अजय भट्ट ने कहा कि वायुसेना ने सभी लड़ाकू भूमिकाओं में महिला अधिकारियों को शामिल करने के लिए 2015 में प्रयोग के तौर पर योजना शुरू की थी। इस योजना को 2022 में नियमित कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि रक्षा उद्योगों के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए हैं। इनमें एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में है। राज्यसभा में खड़गे की टिप्पणी पर पीएम मोदी भी हंसी नहीं रोक पाए। खड़गे से एक गलती हुई, उन्होंने ये बोला कि अब की बार 400 पार जो भाजपा का लक्ष्य है वो निश्चित पूरा होकर रहेगा। उन्होंने ये पूरा बोल दिया जबकि इन्हें बोला था कि ये पूरा नहीं होकर रहेगा। इसको हालांकि इस क्लिप को लोकसभा की कार्रवाई से निकाला गया, यानी कि भाजपा के लोगों ने निकाला और इसे अपने ट्विटर एक्स पोस्ट पर इसे पोस्ट कर दिया और टैग किया कि कांग्रेस भी मानती है कि इस बार जो आंकड़ा है मोदी सरकार का वो 400 प्लस जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के मुद्दे पर कांग्रेस का राज्यसभा में हंगामा, शून्यकाल का किया बहिष्कार। झारखंड में भले ही इंडिया गठबंधन की सरकार ने शुक्रवार को शपथ ले ली, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर हंगामा किया व शपथ में देरी को लेकर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आपत्ति जताई व कहा कि राज्यपाल की कार्यशैली पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। साथ ही कहा कि इस राज्यपाल को नई सरकार को शपथ के लिए आमंत्रित करने में देरी उनके दावों को जांचने के चलते हुई होगी। उन्होंने झारखंड की पूर्व सरकार व इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड की जिस सरकार के साथ खड़ी है वह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपराधिक मानहानि का कानून बनाए रखा जाए। देखिए विधि आयोग ने आपराधिक मानहानि का कानून बनाए रखने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है, जो कि जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू है। इसे अपमानजनक भाषण व आरोपों
से संरक्षित किया जाना चाहिए। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने यह बात आपराधिक मानहानि के कानून पर गुरुवार को सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कही है। आपराधिक मानहानि के मुकदमों में देश के कई नेता अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की अदालत से सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के दोष सिद्ध पर स्थगन आदेश के बाद बहाल हुई थी। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं, 12वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं ये। अभी इनको विश्वास मत हासिल करना है और जितने भी विधायक हैं उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और जब इन्हें बहुमत साबित करना होगा तो उन्हें वापस बुलाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तीसरे कार्यकाल में बनेंगे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपनी जिंदगी में ना तो गाड़ी खरीदी ना ही साइकिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि यानी भरोसा जताया है कि आगामी चुनाव में उनकी ही पार्टी विजय होगी और तीसरी बार के कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर स्थापित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में ये बात बोली है। उन्होंने बोला कि देश विदेश के दिग्गज जो ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच अपनी सरकार की आर्थिक सोच को रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ग्लोबल मोबिलिटी पर एक कार्यक्रम करवाया था। अब दूसरे टर्म में भारत मोबिलिटी एक्सपो हो रहा है। इसके बाद थोड़े चुलबुले अंदाज में उन्होंने कहा कि विश्वास है कि तीसरे टर्म में देखिए क्या होता है। इसके बाद पूरा सम्मेलन तालियों से गूंज गया। इस पर मोदी ने कहा कि चलिए समझदार को इशारा काफी होता है। आगे उन्होंने बोला कि जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज देश की इकोनॉमी का तेजी से विस्तार हो रहा है। तीसरे टर्म में भारत का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना लगभग तय है। उड़ीसा में 68 और असम में 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट होंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 व 4 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर उड़ीसा व असम जाएंगे। वह उड़ीसा के लिए 18,000 करोड़ रुपए और असम के लिए 11,000 करोड़ रुपए की बहुआयामी विकास परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। वह उड़ीसा के संबलपुर में 2400 के मेगा थर्मल पावर प्लांट NLC इंडिया लिमिटेड की आधारशिला रखेंगे। अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। असम में कामाख्या दिव्य परियोजना यानी कि मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए कई विश्वस्तरीय सुविधाओं के लिए भी आधारशिला रखेंगे। उड़ीसा को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने की को 2,450 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का उद्घाटन होगा, जो 412 किलोमीटर लंबी धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड को जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा प्रोजेक्ट से जोड़ रही है। मालदीव में सैन्यकर्मी बदलेगा भारत। मालदीव स्थित उड्डयन प्लेटफॉर्म से भारत अपने सैन्य कर्मियों को बदलने को तैयार हो गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत व मालदीव के बीच गठित उच्च स्तरीय कोर समूह की बैठक के बारे में सहमति बनी है। मालदीव सरकार की तरफ से बताया गया कि 10 मई 2024 तक मालदीव स्थित तीनों उड्डयन प्लेटफॉर्म से भारत अपने सैनिकों को बदल देगा। माना जा रहा है कि भारत इन प्लेटफॉर्म का संचालन असैनिक कर्मचारियों व पदाधिकारियों की मदद से करेगा। इसके लिए भारत सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों की भी सेवा ले सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है कि धर्म स्थलों की वापसी का अभियान। हिंदू समाज किसी अन्य के उपासना स्थल नहीं चाहता है, उसका लक्ष्य तो केवल अपने धर्म संस्कृति स्थलों की पुनर्स्थापना का है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व सैनिक एवं प्रशासक कैप्टन आर विक्रम सिंह द्वारा। देखिए, एक दौर वह भी था जब मजहबी जो जुनून के वसीभूत बाबर के सिपा सलाहकार मीर बाकी ने अयोध्या में रक्तपात करते हुए राम मंदिर को ध्वस्त किया और उसी के अवशेषों पर मस्जिद खड़ी कर दी।
बाबर के दौर से शुरू हुआ यह सिलसिला औरंगजेब के दौर में अपने चरम पर पहुंच गया। इसी सिलसिले में कई मंदिरों को ध्वस्त कर उन्हीं के स्थान पर उनकी सामग्री से ही मस्जिद जैसे ढांचे खड़े कर दिए गए। वाराणसी में ज्ञान व्यापी ऐसा ही एक उदाहरण है, जहां बीते दिनों इस मंदिर के एक तलगृह में 1993 के बाद हिंदू पक्ष को फिर से पूजा करने की अनुमति मिली। उसे लेकर अभी अदालती खींचातान जारी है। अयोध्या में आज जिस स्थान पर भव्य राम मंदिर अपनी अलौकिक दिव्यता एवं भव्यता से करोड़ों जो आस्थाओं वाला जो आस्था थी वो अभिभूत हो रही है, ये कार्य आसान नहीं था। यह दिसंबर 1949 की 1949 की बात है, जब मंदिर के खंडरों पर बने ढांचे में रामलला की मूर्तियां दृष्टिगत हुईं। वह भी एक लंबी कहानी है। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह और जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने संकीर्ण राजनीतिक पक्षधरता को धता बताते हुए वह निर्णय लिया, जिसने अयोध्या में मुक्ति के लिए सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को सार्थक दिशा दी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। शांति व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है। उन्होंने मूर्तियां नहीं हटवाई। प्रधानमंत्री नेहरू हाथ मलते रह गए। नेहरू जी का एजेंडा ही भारत में हिंदू पुनर्जागरण की संभावनाओं को रोकना था। इसलिए स्वतंत्र भारत में कथित इतिहासकार यही सिद्ध करते रहे कि राम कृष्ण काल्पनिक चरित्र हैं, रामायण और महाभारत केवल कल्पना है। यह तो प्रसिद्ध पुरातत्ववेदा बीवी लाल थे, जिन्होंने रामायणकालीन स्थलों को खोजकर इस विवाद पर विराम लगा दिया। फिर भी विरोधी जो खेमे थे उन्होंने हार नहीं मानी। वह साक्ष्यों को अदालत में शपथ पत्र लगाकर खारिज करता रहा। भारत प्राचीन काल से ही एक बड़ी आर्थिक शक्ति और वैश्विक अर्थ साम्राज्य का संचालक रहा है। उनकी रणनीति तो शक्तिशाली सेनाओं की होनी चाहिए थी, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया गया। गांधार और सिंध से पराजयों का क्रम प्रारंभ हुआ। जबरदस्त विरोध प्रतिरोध के बाद भी शत्रु जो संहार की एकीकृत रणनीति के अभाव में मजहबी आक्रांता भारत भूमि में प्रवेश कर गए। धार्मिक भारत अपने योद्धाओं को एक होकर धर्म युद्ध के लिए ललकार नहीं सका और इसी में कहीं ना कहीं हम पीछे चलते गए। अंग्रेजों के राज में 1885 से चला आ रहा कानूनी विवाद का पटापेच 9 नवंबर 2019 को उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ समाप्त हुआ। यानी कि 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि हाँ, यहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत में हिंदुओं के हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया और मतलब इतनी बड़ी संख्या में ध्वस्त करना कोई आम बात नहीं थी। ये एक सोच थी जो हिंदुओं को दबाने की, खत्म करने की थी और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की थी। मराठाओं ने अंतिम मुगल शासक को बंधुआ स्थिति में रख छोड़ दिया था। राजपूताना भी मुगलों के वर्चस्व से बाहर आ रहा था। दक्षिण भारत में भी इन आक्रांताओं को चुनौती मिलने लगी थी। संभवतः कुछ ही वर्षों में सुल्तानों, मुगलों और नवाबों का यह काल एक लंबे दुखद स्वप्न के समान भारत भूमि से सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाता। लेकिन एकाएक यूरोपीय शक्तियां, विशेषकर अंग्रेजों के आगमन ने पूरे समीकरण बदलकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। अंग्रेजों का उद्देश्य तो भारत की समृद्धि के आधार स्तंभों को नष्ट कर आर्थिक शोषण का आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना था। उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम विभाजन का ही बखूबी उपयोग नहीं किया, बल्कि और भी जितना विभाजक रेखाएं बन सकती थी वो बनाते चले गए। फिर 1857 के संग्राम के उपरांत कांग्रेस और सावधान हो गया। उन्होंने हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचंड सामाजिक शैक्षणिक अभियान चलाया। परिणाम स्वरूप मंदिरों की मुक्ति का हमारा जो लक्ष्य था वो विदेशी शिक्षाओं के प्रभाव में कहीं दिशा भटक गया और फलस्वरूप 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भीषण सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान का निर्माण उसकी परिणति सिद्ध हुई। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में अलगाववादी मानसिकता को हवा देकर अंग्रेज एक विभाजित राष्ट्र की भूमिका लिख गए थे, जो आज पाकिस्तान के रूप में हमारे और आपके सामने है। अंग्रेज जो अंतरिम सरकार छोड़ गए थे, उसके लिए भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और मंदिर आदि मुख्य धारा के मुद्दे ही नहीं थे। ऐसे में राम मंदिर का अयोध्या में अपने पूर्ण भव्य रूप में प्रकट होना और प्रधानमंत्री मोदी को बालक राम की आरती करते देखना हमारी सनातन सभ्यता के लिए गर्व एवं परम आह्लाद का
अवसर रहा है। आज कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी मंदिर भी कानूनी सुरंगों से बाहर आ रहे हैं। इन दोनों मंदिरों के बारे में तो ऐसे किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है कि उन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है। ध्वंस किए गए अन्य धर्म स्थलों की वापसी के लिए भविष्य में कितनी याचिकाएं दायर होंगी इसका आकलन भी संभव नहीं है, लेकिन यह सच है कि मंदिरों को तोड़कर ही वहां पर मस्जिद बनाया गया है, जिन्हें अब मंदिर का स्वरूप दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, विकसित भारत की दीर्घकालिक योजना। अंतरिम बजट बहुत विस्तार वाला नहीं है, इसके बावजूद वह विकास की महत्वाकांक्षाओं को बदल देने वाला है या बल देने वाला है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है और ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत सिंह ने। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा जो संरचनात्मक सुधार किए गए हैं उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा और ये जो अंतरिम बजट है वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की सोच वाला है। उन्होंने बताया कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और मुद्रास्फीति के जो दबाव हैं जैसी जो तत्कालिक चुनौतियां हैं, उनके बीच भी वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को 5.8% तक संतुलित करने, पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने, हरित और समावेशी विकास पर बल देने में सफल रही हैं। देश के विकास में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का असर भी इस बजट में देखा गया, यानी कि अंतरिम बजट में देखा गया। इसी दिशा में लखपति दीदी कार्यक्रम के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि 9 करोड़ महिलाओं के साथ 43 लाख स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। कृषि क्षेत्र की तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निजी और सार्वजनिक निवेश को भी बढ़ावा देने के बाद अंतरिम बजट जो बात है वो अंतरिम बजट में कही गई है। विभिन्न फैसलों पर नैनो डीएपी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे। वर्ष 2070 तक नेट जीरो की प्रतिबद्धता मूर्त की दिशा में भी कदम बढ़ेगा, यानी कि जो जीरो कार्बन उत्सर्जन है उसकी तरफ भी बढ़ा जाएगा। इसके लिए पवन ऊर्जा दक्षता के दोहन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। परिवहन के लिए सीएनजी और घरेलू उद्योगों के लिए पीएनजी में बायोगैस का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा। घर की छतों पर सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं धार्मिक पर्यटन सहित पर्यटन में स्थानीय उद्यमिता के अवसरों का दोहन करने के लिए राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास करने, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की जाएगी। इसके लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त बजट भी दिया जाएगा। घरेलू पर्यटन के उभरते क्षेत्रों में बंदरगाह कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के विकास और सुविधाएं बढ़ाने के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। यह भी सोचा जा रहा है कि किस तरीके से भारत को एक जो आर्थिक पथ है उस पे मजबूत स्थिति में खड़ा किया जाए ताकि भारत दूसरे मजबूत देशों को भी लोन दे सके, उनको जो सैन्य उपकरण है उसका निर्यात कर सके। यद्यपि यह अंतरिम बजट बहुत विस्तार वाला नहीं है, इसके बावजूद यह लोक लुभावनी योजनाओं से परहेज करने और विकास की महत्वाकांक्षाओं को अधिक मजबूत करने वाला है। कुल मिलाकर मोदी सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर खरी उतरती दिख रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि करदाताओं के हित में और आसान होगा आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया। देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि सरकार के लिए करदाताओं की जो सुविधा को बढ़ाना एक अहम प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार कोशिश की भी जा रही है। खासतौर पर आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश हो रही है। विभाग पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है। साथ ही कोशिश है कि एआई और दूसरी प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाया जाए ताकि करदाता को भी सहूलियत हो और प्रशासन का काम भी ज़्यादा दुरुस्त हो सके। अंतरिम बजट 2024-25 पेश करने के बाद दैनिक जागरण के साथ विशेष बातचीत में ये चीज़ें बोली गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बहुआयामी गरीबी खत्म करने के प्रयास में तेजी। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं कि 80,671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। 12,467 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है पीएम पोषण शक्ति
निर्माण के मद में 37,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है समग्र शिक्षा के मद में। तो ये बहुआयामी गरीबी से देश की जनता को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए सरकार के प्रयासों की झलक अंतरिम बजट में दिखाई देने लगी है। सरकार ने उन सभी मदों के वित्तीय आवंटन में औसतन 10% से अधिक की बढ़ोतरी की है जो लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। गुरुवार को पेश अंतरिम बजट में बहुआयामी गरीबी से जुड़े मानकों में सबसे अधिक 50% की बढ़ोतरी आवास के मद में की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 80,671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। समग्र शिक्षा के मद में सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के बजट में 37,500 करोड़ का आवंटन किया है जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 10% से अधिक है। महिलाओं के स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए परिवार कल्याण योजना व पीए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दोनों ही मदों का आवंटन बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 2,400 करोड़ तो परिवार कल्याण के लिए 695 करोड़ का आवंटन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए राज्यों को मिलेगी मदद। कुछ बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी लोगों को नागरिक सुविधाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू करने जा रही है। यह मिशन अगले 4 साल तक चलेगा और पहले साल के 1450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पहल से स्थानीय निकायों का कामकाज बेहतर होने की उम्मीद है क्योंकि अभी भी 90% से अधिक शहर संपत्ति कर, बिजली बिल, नक्शे पास कराने या भवन निर्माण की अनुमति लेने जैसे तमाम कामों के लिए पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं जो लोगों के लिए कठिन भी हैं और थकाऊ भी हैं। चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया में उज्जवल स्थान बना रहेगा। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने कहा है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रभावित किया है, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत विदेशी कंपनियों के लिए दुनिया का उज्जवल स्थान बना रहेगा। गोयल ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौते या द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर करते समय सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि सभी शर्तें भारत के लिए सर्वोत्तम हैं। हादसे बढ़े लेकिन सड़क सुरक्षा पर घटा आवंटन। देखिए, मार्ग दुर्घटनाओं में 2022 में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद सड़क सुरक्षा के लिए आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। केंद्र सरकार 2024-25 के लिए गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया उन्होंने, लेकिन उसमें सड़क सुरक्षा के लिए महज 272 करोड़ रुपए ही निर्धारित किए गए हैं। पिछली बार यह राशि 330 करोड़ थी जिसे संशोधित कर 256 करोड़ कर दिया गया था। इसमें शोध और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड का धन भी शामिल है। अगर इसी परियोजना के लिए कुछ अन्य योजनाओं को भी जोड़ दिया जाए तो सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित धनराशि 500 करोड़ भी नहीं है। यह स्थिति तब है जब विशेषज्ञों के साथ ही संसद की स्थायी समिति भी सड़क सुरक्षा और शोध आदि के लिए आवंटन नहीं बढ़ने पर चिंता जता चुकी है। चलिए, नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इसमें हम ले रहे हैं पहली न्यूज की मेगा ड्रोन सौदे से भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। अमेरिका, देखिए, भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका ने कहा है कि यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भारत उसके सबसे अहम साझेदारों में से एक है और मेगा ड्रोन सौदे से भारत की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी। करीब $4 अरब के इस सौदे को अमेरिका ने गुरुवार को स्वीकृति दी है। ड्रोन जो सौदे को मंजूरी मिलने के बाद अपने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। हम अपनी सबसे अहम प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया ईरानी जहाज को। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में नजदीकी सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री लुटेरों के हमले को विफल करते हुए ईरानी और पाकिस्तानी चालकों वाला जहाज बचा लिया। ईरान के झंडे वाले जहाज MV ओमरिल के चालक दल में 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी नागरिक हैं। चंद रोज पहले भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज के अपहरण के प्रयास को विफल किया था। उसमें 19 पाकिस्तानी मौजूद थे। चलिए, तो ये आज का यानी 3 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।